तो मैं दिनेश किबूरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। सागरिका घोष का टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है कि काबुल की आवाज़ लखनऊ में सुनाई दे रही है। उनका इशारा ये था कि तालिबान शब्द को भुनाने की कोशिश की जा रही है जनवरी के असेंबली इलेक्शन में 2022 में, जो 6 महीने दूर हैं मुश्किल से। और योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने जो भी व्यक्ति उनके विरोध वाले, उनको वो तालिबान सपोर्टर्स उन्होंने बुलाना शुरू किया है। और वो कह रहे हैं कि वो शेमलेसली तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि कल को अगर भारत सरकार ने तालिबान को सपोर्ट किया तो फिर योगी जी क्या करेंगे, क्योंकि फिर इनको दोष देने से फ़ायदा नहीं होगा। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कुछ मेंबर्स ने तालिबान की सपोर्ट किया था। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उससे डिटैच कर लिया कि हमने ये नहीं कहा, ये हमारा ऑफिशियल रिमार्क नहीं है। बीजेपी के कुछ लीडर्स ने देखा जाए तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर के खिलाफ सेडिशन केस, देशद्रोह का केस फाइल कर दिया था। लेकिन अगर अब भारत सरकार तालिबान से बात करेगी तो क्या वो उनके खिलाफ केस दायर करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि तालिबान आतंकवादी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर देना चाहूँगा, भारत सरकार ने अभी तक पिछले 30-40 सालों में कभी भी तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया है। तालिबान इज़ नॉट ए डिक्लेयर टेररिस्ट एंटिटी इन इंडिया। हालांकि एलटीटीई को इंडिया ने, जो श्रीलंका का था, उसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। लेकिन तालिबान को हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी सरकार ने, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने, ना मनमोहन सिंह ने, ना मोदी के 7-7.5 साल के अंदर तालिबान को कभी भी टेररिस्ट ग्रुप के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब कुछ पार्टी ये भी कह रही है कि वो देखा जाए तो फ्रीडम फाइटर हैं, तालिबान के लोग हैं। खैर, हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए, बिना मतलब का इस्लामी फोबिया पैदा करने की ज़रूरत नहीं है और बिना मतलब उसको बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। अगर भारत धीरे धीरे धर्म की दौड़ में वहीं जाता है जहां पाकिस्तान है, तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि जो कंट्री धर्म की दौड़ में आगे जाते हैं उनके लिए सिर्फ बर्बादी हो सकती है। और इसका उदाहरण आप अपने वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान को देख सकते हैं, जबकि उसके मुकाबले जो हमारा ईस्टर्न नेबर है बांग्लादेश हमेशा धर्म से दूर चला गया। धर्म से दूर जाने के कारण ग्रोथ किया, तरक्की किया, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है और इंडिया से उसकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो गई। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर लिखती सागरिका घोष की राइट विंग के जो लोग हैं वो, उन्होंने एक इस्लामोफोबिया फैलाने का कोशिश शुरू कर दी है और इस किस्म के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं हज़ारों के अंदर, जिससे कि मुसलमानों के प्रति नफ़रत का जहर बोया जा सके। और मैंने खुद अपने व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज देखे हैं। इतने जहरीले मैसेज हैं, इतने पॉइजनस मैसेज हैं मुसलमानों के प्रति कि मैं आपको बता नहीं सकता। और तो और सिखों के प्रति भी पॉइजनस मैसेज हैं कि वो खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये क्या मालिक हैं क्या इस मुल्क के? जो सो कॉल्ड ये राइट विंग हिंदू वाले हैं सारे, ये क्या इस मुल्क के मालिक हैं क्या? ये मालिक नहीं है, मालिक हम हैं जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। ये तो अभी की पैदाइश है। तो ये राइट विंग का जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, देखा जाए तो इंडिया में, ये इस समय एक ऐसी स्टेज के अंदर आ गया है जहाँ पर एक किसी भी मुसलमान को पकड़कर सड़क के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो चूड़ी बेचने वाला हो, कुछ भी हो, उसको मारना। और कानून में ऐसे लोग जो इनको मार रहे हैं उनको सैंक्टिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होती बीजेपी सरकारों के अंदर। आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कितनी ख़राब हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। लोग गिनाते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर देखो लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो आज यशवंत सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आ रहा था आज तक के ऊपर, उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लिंचिंग की और मारने की। आप ये ना सोचिए कि ये घटनाएं सिर्फ अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं। तो ये उन्होंने भी वहाँ भी पॉइंट आउट किया है। अब इस ढंग से आगे कहते हैं कि हम सबको इस्लामी फोबिया जो फैलाया जा रहा है उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं और योगी सरकार चाहेगी कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया बना रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके वो यूपी को फिर से जीत सकते हैं। दरअसल बीजेपी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो उसी के ऊपर टिकी हुई है, धर्म के ऊपर। धर्मांधता, कट्टरता के साथ साथ वो चल रहे हैं।
यूपी के अंदर आप देखेंगे तो राम जन्मभूमि बहुत बड़ा इशू रहा था। अब चूंकि राम जन्मभूमि का इशू जो है सॉल्व हो गया है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो अब उसको दोबारा से कैश नहीं किया जा सकता, एनकैश करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए नए नए ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके द्वारा हिंदू मुस्लिम को दोबारा से इग्नाइट किया जा सके। जैसे कि आपको कैटर स्लॉटर लॉ यानी कि गौ हत्या का कानून, लव जिहाद का कानून, उसके बाद इंटरफेथ कपल जो शादी करते हैं उनके खिलाफ, इसके बाद एंटी कन्वर्जन कैंपेन ये चल रहा है। कोई भी किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी की प्रॉपर्टी को धमका के पूरा का पूरा सीज कर लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी के लॉज लगाए दिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और साथ में इस किस्म के लॉज बनाए जा रहे हैं जो आउट एंड आउट, जैसे पॉपुलेशन लॉ आया है, आउट एंड आउट मुस्लिम्स के खिलाफ जाते हैं, या मुस्लिम्स को वहाँ जहर भरने के लिए देखा जाए तो ये कानून बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर ओर से ये ट्राई कर रही है कहने का कि मुसलमान जो हैं या तो इनको अपीस किया गया है, ये सारे के सारे एंटी नेशनल फैनेटिक्स हैं। एक जब आप किसी कम्युनिटी को जो ऑलमोस्ट 20-25 करोड़ के लोग हैं हिंदुस्तान में, जब आप उनको एंटी नेशनल और फैनेटिक्स कहना शुरू कर दोगे तो ये पक्की बात है कि फिर उसका रिटेलिएशन भी होगा, और रिटेलिएशन कई बार भारी भी पड़ जाता है। उससे समाज के अंदर कड़वाहट भी बढ़ेगी और समाज बट भी जाता है। एक्चुअली समाज वैसे ही बट रहा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि ये तो एक तरह से एक डिवाइसिव पार्टी है। अभी देखिए अलीगढ़ को हरिगढ़ में चेंज करने की बात हो रही है कि उसको चेंज कर देंगे। हर वो काम ऐसा किया जा रहा है जिसके द्वारा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आपस में गंगा जमुनी तहजीब है, प्रेम है, उसको बर्बाद कर दिया जाए। ये आप देखिए जब बंगाल का चुनाव था तो ममता बनर्जी को ये बीजेपी वाले जिहादी दीदी बुलाते थे। आप सोचिए कितना जहर है इन लोगों के अंदर, जिहादी दीदी, और ये उसको टेररिस्ट के साथ जोड़ते थे। इस किस्म की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के लिए ख़तरा है। कांग्रेस ने भी जब फुरफुरा शरीफ के साथ टाइप किया था तो वो भी कम्युनल था, वो भी गलत था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसको भी कंडेम करते हैं। इंडिया में सेकुलर लोगों को ये बताया जाता है कि वो सारे के सारे मुसलमानों के साथ हैं, वो हिंदुओं के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत बात है। इंडिया अभी तक टिका रहा है क्योंकि वो सेकुलर कंट्री था, वो एक एक्सट्रीम कंट्री नहीं है, और जब इंडिया एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर वही होगा। इस टाइम आप लोकसभा के अंदर देखें मुसलमानों की प्रेजेंटेशन जो है एमपीज़ के अंदर सिर्फ 5% मुस्लिम रह गए हैं। अब उनकी 15% पॉपुलेशन है और 5% मुस्लिम्स का होना, जबकि 90% हिंदूज़ हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पार्लियामेंट रिलीजन के मामले में पाकिस्तान की पार्लियामेंट जैसी बनती जा रही है, जहाँ पे दूसरे रिलीजन्स के लिए जगह ही नहीं बची है। 1-2 सिखों को छोड़ दो, कुछ 5, 7, 10, 20 क्या कहते हैं कि मुसलमानों को छोड़ दो, तो वहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। सब एक तरह से भगवा कपड़े पहन के आते हैं, केसरिया कपड़े पहन के आते हैं, और रोज़ सुबह से लेकर शाम तक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, प्रोवोक करते हैं। मैं आपको बताऊं, अब अफ़गानिस्तान की जो प्लाइट है, जो बर्बादी है, या पाकिस्तान की जो बर्बादी है, वो धर्म की वजह से है। क्योंकि रिलीजन जब होता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो पॉलिटिक्स को बर्बाद कर देता है। ये शुक्र है कि बांग्लादेश ने अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया है, इसलिए वो प्रॉस्पर हो रहा है। लेकिन इंडिया सीखना नहीं चाहता है और हम उस अंधे कुएं के अंदर लगातार जा रहे हैं। ये सागरिका घोष भी कह रही हैं। उनका आगे कहना है कि तालिबान ने जैसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, इस किस्म की रेस्ट्रिक्शन अब आप भारत में देखना शुरू कर रहे हो। कई जगह आता है कि आप लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, वो दुपट्टा और क्या कहते हैं कि कमीज़ पहन के आएंगी, सलवार पहन के आएंगी, और वहाँ पर अलग अलग किस्म के एक डिक्टेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने के ऊपर आपकी बंदिशें आ रही हैं। आप बीफ नहीं खा सकते, आप चिकन मटन नहीं खा सकते, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो अगर आप वेजिटेरियन को आप हर्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं खाने में, पहनने में, बात करने में, त्योहारों के अंदर। तो एक तरह से देखा जाए तो रिलीजन जो कि पर्सनल चॉइस होना चाहिए था, अब वो निकल कर बाहर आ गया सड़क पर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिलीजन था वो पूरा प्राइवेट अफेयर था, उसका गवर्नमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब धर्म के नाम पे राजनीति होती है और इलेक्शन कमीशन भी उसका नोट नहीं लेता। ये एक शर्म की बात है। 21वीं सेंचुरी में इंडिया कैसा होगा? क्या इंडिया रिलीजन के द्वारा गवर्न होगा या फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न होगा? अब ये प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है सामने। अगर देखा जाए तो ये एक टिंडर बॉक्स की सिचुएशन है भारत के अंदर। टिंडर बॉक्स, जिसको एक माचिस दिखाओ तो आग लग जाएगी। इंडिया मस्ट असर्ट हर यूनिक आइडेंटिटी एज ए मॉडर्न डाइवर्स डेमोक्रेसी रिपब्लिक।
अगर हिंदुस्तान मॉडर्न डाइवर्स रिपब्लिक नहीं बनता है तो फिर आप ये समझिए कि हमारी भी जो दिशा है नीचे जाने की है, बर्बाद होने की और ही होगी। क्योंकि जो भी कंट्री रिलीजन के चक्कर में जाते हैं उनके यहाँ बर्बादी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। अब पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो सत्ता चाहिए, उनको सीट चाहिए, धर्म के नाम से आए या जाति के नाम से आए। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियंस ना कितना तो इनका यकीन है कुछ, और ना ही इनके पास कोई हमें देने के लिए है। जब जब आप विकास के अंदर, ग्रोथ के अंदर कमज़ोर होते हैं, आप रिलीजन का सहारा लेते हैं, क्योंकि रिलीजन इज़ एन ओपियम। रिलीजन इज़ एन ओपियम, एक अफीम है जिसको आप रोज़ खिलाते हैं और लोगों को अंधभक्त बनाते हैं, लोगों से सोचने की पावर छीन लेते हैं। लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस सब का फैसला ऊपर से होता है और ये लोग अंधे होकर उनके साथ चलते रहते हैं। इनके सोच की शक्ति छीन ली जाती है, इनकी समझ की शक्ति छीन ली जाती है। अफ़गानिस्तान एक वेकअप कॉल है भारत के लिए। इंडिया सोच ले कि आज जो तालिबान है वही भारत भी कल हो सकता है। इंडिया डेमोक्रेसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रखता है तो आप सोच लीजिए हम वही मध्यकालीन युगीन जो है देश थे जो रिलीजन पे डिपेंड करते थे, हम भी वैसे हो जाएंगे और हमारा रास्ता भी फिर वही होगा जो उनका रास्ता था, यानी कि बर्बादी का। क्योंकि जो जो कंट्री रिलीजन के बेस पे आगे जाएंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, ना कभी हिस्ट्री में हुए हैं। ये हिस्ट्री के लेसन्स हैं। और काबुल इकोज़ इन लखनऊ, जो कि सागरिका घोष का आर्टिकल है, बहुत टाइमली आर्टिकल है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। शुक्रिया।